पर्यावरण, जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट? पर्यावरण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? पर्यावरण के बारे में अपन इतना कहेंगे, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है। वायु माने O2, जिसका आवरण पाया जाता है, जो हमें घेरे हुए है चारों ओर से, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा एकदम स्पष्ट एवं सटीक ये कहेंगे अपन कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। और पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इत्यादि। ये जो गैसें हैं वो हमारी पर्यावरण में पाई जाती हैं। पर्यावरण के कुछ प्रमुख घटक होते हैं, उनको अपन जान लेते हैं। तो दो प्रकार के घटक पर्यावरण में पाए जाते हैं। पहला अपन ये कहेंगे कि जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक और दूसरा अपन ये कहेंगे अजैविक घटक। लिविंग एंड नॉन लिविंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स। पर्यावरण जो है उसके दो घटक हैं, एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है। जैविक घटक में सभी जीव आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, सभी जीव जंतु आते हैं। और अजैविक घटक में वायु, मृदा, जल इत्यादि आते हैं। तो अजैविक घटक में क्या आता है? वायु, मृदा, मृदा माने मिट्टी, जल तथा खनिज लवण, खनिज माने भोज्य पदार्थ इत्यादि जो कारक हैं वो आते हैं अजैविक घटक में। और पेड़ पौधे, सभी वनस्पतियां जो हैं और सभी जीव जो हैं, जंतु तथा जीव जंतु, ये सभी आते हैं अपने जैविक घटक में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैविक घटक, जिनमें जीव होता है। पेड़ पौधों को भी जीवित प्राणियों में माने सजीवों की श्रेणी में रखा जाता है, और जीव जंतु तो जीवित है ही। तो कुल मिला के जो पर्यावरण है उसकी परिभाषा देते हुए उसके घटकों का विवरण अपन ने कर लिया। पर्यावरण क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा पाया जाता है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। विभिन्न प्रकार की गैसें इसमें पाई जाती हैं, CO2, O2, है ना। तो कुल मिला के अपन पर्यावरण के घटकों के बारे में भी जान चुके हैं। जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक पर्यावरण में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु जो हैं वो जैविक घटक में आते हैं, और वायु, मृदा, जल, खनिज लवण इत्यादि जो हैं वो अजैविक घटक में आते हैं। अपन ये बात कर रहे हैं जो जैविक घटक हैं उनका अजैविक घटकों से क्या संबंध है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पर्यावरण के जैविक घटकों का अजैविक घटकों से क्या संबंध है। तो अपन ये कहेंगे, जैविक घटकों के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है। कोई भी जीव हो श्वसन करेगा, अंदर जो सांस लेता है, अंदर जो गैस जाती है वो O2 है। O2 माने वायु। तो कुल मिला के वायु का संपर्क है, वायु से गहरा संबंध है। खत्म O2, टंग जाएगी फोटो, प्राण ही चले जाएंगे। बिना ऑक्सीजन के जीवित रहना पूर्णतः असंभव है। और मृदा, मृदा माने मिट्टी। मिट्टी जो है वो भी आवश्यक है। मिट्टी का ही शरीर बना हुआ है, जीवों के लिए मृदा भी आवश्यक है। जल, कई बार आपने सुना होगा जल है तो जीवन है। तो कुल मिला के जल भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोज्य पदार्थ भी आवश्यक है, खनिज लवण आवश्यक है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के जैविक घटक जो हैं उनका अजैविक घटकों से बहुत गहरा संबंध है। उनको उनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और उनका निर्माण ही उन्हीं से हुआ है। जैसा कि हमने बोल दिया, जीवों का निर्माण किससे हुआ है?
जीवन बना किससे है? जीवन जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, भूमि माने मिट्टी, जैसा कि यहाँ पे अभी दिया है। भूमि, जल, जैसा कि 3rd नंबर पे आया है। अग्नि, वायु और आकाश। पंचरत्न या अधम शरीरा, ये जो शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये जो 5 तत्व हैं वो अजैविक घटकों में आते हैं। कौन से घटकों में आते हैं? अजैविक घटकों में। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जैविक घटकों का निर्माण ही अजैविक घटकों से हुआ है और जीवन के लिए आवश्यक भी होते हैं। जैविक घटक जो भी हमने अभी बताए थे, इनमें से आप किसी को भी हटा दो, जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपन ये जैविक और अजैविक घटकों के संबंध को भी समझ चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन ये जानते हैं कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। परत, परत या कहें मंडल, मंडल भी कह सकते हैं। तो पर्यावरण जो है वो हमारा 3 मंडलों से मिलकर बना है। There are 3 types of मंडल, in which first is थल मंडल। थल मंडल ये क्या होता है? जिस पे अपन रह रहे हैं उसे अपन थल मंडल कहते हैं। माने सभी जीव जंतु या फिर पर्यावरण के अजैविक घटक कहें, कुछ भी कहें, जो भी इस पर रह रहे हैं। थल मंडल क्या है? जिस पर अपन रह रहे हैं, माने मिट्टी, पृथ्वी। पृथ्वी को थल मंडल कहा जाता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। बिना पृथ्वी के आप रहेंगे कहाँ? तो कुल मिला के पहला मंडल आता है थल मंडल, दूसरा मंडल आता है जल मंडल। जल मंडल ये थल मंडल के नीचे है। जो जलमंडल जो है वो मिट्टी माने पृथ्वी से नीचे है, थल मंडल से नीचे है। अगला अपना आता है वायुमंडल। वायुमंडल पर्यावरण का तीसरा मंडल जो है वो वायुमंडल है। ये थलमंडल के ऊपर पाया जाता है। बीच में थलमंडल, नीचे जलमंडल, ऊपर वायुमंडल। ये तीनों ही मंडल जीवों के लिए आवश्यक है। जलमंडल से जल मिलता है, वायुमंडल से वायु मिलती है और थलमंडल से आवास मिलता है। आवास माने रहने का स्थान मिलता है, रहने के लिए, घर बनाने के लिए जगह मिलती है, रहने के लिए जगह मिलती है। तो कुल मिला के जीवों के लिए ये तीनों ही मंडल आवश्यक होते हैं। और एक और मंडल होता है जिसका नाम हमने अभी नहीं दिया, जिसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल ये कौन सा मंडल होता है? ये चौथा मंडल जो है वायुमंडल से भी ऊपर होता है, बादलों से भी ऊपर होता है। समताप मंडल ऐसा मंडल है जिसमें ऑक्सीजन का तृतीय परमाणु O3 पाया जाता है। O3 को बोलते हैं ओजोन। ओजोन अत्यंत विषैला होता है, विषैली प्रकृति का होता है। ओजोन एक लेयर है, ओजोन करके एक परत होती है जो अत्यंत विषैली होती है, जीवन के लिए घातक होती है। लेकिन ये हमारे जीवन में यानी जीवन को जीने के लिए आसानी उत्पन्न करती है। ये जीवन के लिए आवश्यक इसलिए बताई गई है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को नष्ट कर देती है। क्योंकि इसमें जहर होता है, इसका इफेक्ट जो है पॉइजनस है। इस कारण से ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है। सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं वो हमारे शरीर में त्वचा का कैंसर संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, रिकेट्स संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारा बचाव करती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओटी में पूछ लेते हैं। और ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका ये भी ओटी में पूछ लेते हैं। ओजोन परत जो है उसमें सर्वप्रथम छिद्र
देखा गया वो अंटार्कटिका में देखा गया। ओजोन परत की जो मोटाई है उसका घिसाव या उसकी मोटाई में कमी देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्योंकि वायुयानों में बहुत से लोग ईंधन को जलाते हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रियोन होता है। फ्रियोन अत्यंत प्रदूषक पदार्थ है और ये ओजोन परत का धीरे धीरे नाश कर रहा है, जिस कारण से ओजोन परत की मोटाई में कमी देखने को मिल रही है। नासा के वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाली है, तो ये कहेंगे हम कि फ्रियोन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं इसे, इसका उपयोग जोरों से हो रहा है, जिस कारण से ओजोन परत की मोटाई दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और इसमें सर्वप्रथम छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। ये ओटी में पूछ सकते हैं। तो अपन ये जान चुके हैं कि क्या होते हैं मंडल और कितने होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मंडल, इन विच फर्स्ट इज थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा समताप मंडल। अपन थोड़ा चर्चा करते हैं वायुमंडल पे। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैसें पाई जाती हैं। इनमें अपन आदि लगा देते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वो 21% है, नाइट्रोजन गैस है वो 78% है और 0.001% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। तो कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अपन ये जान चुके हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इनमें से ऑक्सीजन जो है वो हमारी श्वसन क्रिया में उपयोगी है। ये हमारे द्वारा जो सांस ली जाती है उसमें अंदर ये जाती है और श्वसन की सभी क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद रक्त का संचार करती है। रक्त को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करती है। ये ब्लड जो है ब्लड का संचार करती है। ऑक्सीजन अपने लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी शरीर की शारीरिक क्रियाओं में उपयोगी है और ये रक्त में घुल जाती है और रक्त का संचार करने में उपयोगी है। अगला अपना आता है CO2। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अपने लिए तो आवश्यक नहीं है, अपने लिए तो विषैली है, विषैली कहें या फिर अपने लिए घातक है। घातक माने बीमारियां उत्पन्न करती है। लेकिन पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे चूंकि ये भी जीवित प्राणी हैं, ये भी श्वसन करते हैं, ब्रीथिंग ये भी करते हैं, है ना। श्वासोच्छ्वास की क्रिया इनके अंदर भी होती है। जीवों के अंदर जैव प्रक्रम की सारी क्रियाएं होती हैं, तो श्वसन भी इनके अंदर होगा। तो जो पेड़ पौधे हैं वो जब श्वसन क्रिया करते हैं, वो जब सांस लेते हैं, तो जो अंदर गैस जाती है उनके वो CO2 जाती है। पौधे जो हैं वो CO2 गैस को अंदर ग्रहण करते हैं और बाहर छोड़ते हैं O2। बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जीवों के लिए न केवल O2 आवश्यक है बल्कि CO2 भी आवश्यक है। CO2 नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कोई भी जीव पृथ्वी पे नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस O2 और O2 अगर नहीं रहेगी, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो O2 नहीं रहेगी, तो फिर कोई भी जीव पृथ्वी पे नहीं रहेगा। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ऐसे तो जहरीला ओजोन भी था। ओजोन अपना शरीर के लिए रक्षा कर रहा है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को नष्ट कर रहा है। कुल मिला के कोई भी पदार्थ प्रकृति का नुकसानदायक यदि है तो वो किसी के लिए फायदेमंद भी है। इस प्रकार से अपन पर्यावरण के विभिन्न घटकों को जान चुके हैं। अपन बात कर रहे हैं पारितंत्र। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। तो पारितंत्र के बारे में अपन ये कहेंगे कि पर्यावरण के अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बनने वाले तंत्र को जैविक और
अजैविक घटकों से मिलकर ये दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं पर्यावरण में। और इन दोनों घटकों से जैविक में पाया जाता है जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ठीक है। और जैविक में सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आते हैं। ये सभी घटकों को जोड़ देने से एक तंत्र सा बनता है जिसे हम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए अपन ये कहेंगे, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तर क्या होता है? पोषी स्तर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पोषी स्तर। तो देखिए पोषी स्तर क्या होता है। पोषी स्तर को जानने से पहले अपन जान लेते हैं पोषण क्या है। पोषण माने न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण। जीवों के अंदर अपने भोजन को ग्रहण करके उसको पचाने की क्रिया या उसका उपयोग करने की क्रिया। भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। और पोषण जो है वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब अपन ये जानते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें ऐसे जीवों को रखा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि सभी पेड़ पौधे। सभी पेड़ पौधे, जैसा कि अपन प्रकाश संश्लेषण में पढ़े थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, plants make their food with the help of chlorophyll. This process is called photosynthesis. सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सभी पौधे जो हैं वो अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं बना लेते हैं। यह क्रिया, यह तकनीकी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जैसा कि अपन प्रकाश संश्लेषण में पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो सिवाय प्लांट्स के। पौधों को छोड़कर ऐसा कोई भी जीव नहीं है वास्तव में जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो। से सभी जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो अपन स्वपोषी पोषण की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्पष्ट है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, जबकि इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसे स्वयं पोषी पोषण भी कहते हैं। स्वपोषी पोषण की परिभाषा स्पष्ट हुई। क्या होती है स्वपोषी पोषण की परिभाषा? तो अपन ये कहेंगे कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, जबकि इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण में जो जीव आते हैं वो पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे, उदाहरण अपन पूछा जाए तो अपन ये कहेंगे स्वपोषी पोषण का उदाहरण है या स्वपोषी जीव क्या होते हैं, तो अपन ये कहेंगे सभी पेड़ पौधे जो हैं वो स्वपोषी जीव होते हैं। चूंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए ये प्रथम पोषी स्तर है। पोषी स्तर जैसा कि अभी आया ही था, इसको समझने के लिए अपन को पोषण समझना पड़ा। तो पोषी स्तर जो है वो एक स्तर, दो स्तर, मतलब ये कई प्रकार के होते हैं। T1, T2, T3, T4, T5 इत्यादि, आदि लगा दिया, डॉट 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 n तक होते हैं, अपन आदि पढ़ते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे T1 स्तर बनाते हैं। पोषी स्तर कौन सा बनाते हैं? T1।
जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे T2 बनाते हैं। जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं वो T3 बनाते हैं। जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों को मारकर खाते हैं वो T4 बनाते हैं। जो अपना भोजन कई जानवरों से खाते हैं, केवल मांस ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, वो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं और अन्य जीवों को भी खाते हैं, वो T5 में आते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ चुके हैं कि क्या होता है पोषी स्तर। पोषी स्तर माने पोषी स्तर की परिभाषा अगर अपन देंगे तो अपन ये कहेंगे कि किसी भी पारितंत्र में जीवों के क्रम को बांटने के लिए व्यवस्थित ढंग से कई स्तर बनाए गए हैं, जिनमें जीवों को रखकर माने विभिन्न पदों में रखकर ये डिवाइड किया गया है कि कौन से जीव किस स्तर में आते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे प्रथम पोषी स्तर वाले जीव कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे द्वितीय पोषी स्तर वाले जीव कहलाते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं वे तृतीय पोषी स्तर वाले जीव कहलाते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों के मांस को खाते हैं वे चतुर्थ पोषी स्तर वाले जीव कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों को मारकर खाते हैं या फिर पेड़ पौधों को खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी होते हैं, वो सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं और T5 पोषी स्तर वाले जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से अपन ये जान चुके हैं कि पोषी स्तर क्या होता है। अब अपन जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं और इसकी परिभाषा स्पष्ट करने के लिए अपन ये कहेंगे कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पथ जो होता है वो एक दिशीय होता है, एक दिशीय, एक सरल रेखीय क्रम में होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, T4, T5 इत्यादि आते रहते हैं। तो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं T1। जो T1 पोषी स्तर है उसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, कुल मिला के सभी वनस्पति जातियां आती हैं। अब जो T1 पोषी स्तर वाले जीव हैं वो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। OT के रूप में पूछ लेते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश से कितनी % ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं, तो OT में अपन लिखेंगे 1%। केवल 1% ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे कर पाते हैं। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करके T1 पोषी स्तर वाले जीव क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये T1 पोषी स्तर है। जब ये अपना भोजन बना लेते हैं तो ये सपोषी जीव हैं और T1 स्तर बनाते हैं, और जब इन जीवों को अन्य जीव खा लेते हैं माने T2 स्तर वाले जीव जब T1 स्तर वाले जीवों को खाते हैं भोजन के रूप में, तो इनकी ऊर्जा इनमें चली जाती। कहाँ चली जाती है, T1 से ऊर्जा चली गई T2 में। इस प्रकार से T3 जो पोषी स्तर वाले जीव हैं वे अपने भोजन के रूप में T2 जीवों को खाते हैं, तो T2 से ऊर्जा चली जाती है T3 में। इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह पथ एक सरल रेखीय क्रम में एक दिशीय होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला की परिभाषा एक बार पुनः स्पष्ट करते हैं कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पथ एक दिशीय होता है, एक सरल रेखा क्रम में होता है, जिसे हम
खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला को समझने के बाद अपन पिरामिड को समझ लेते हैं, फिर इसका उदाहरण देंगे। पिरामिड क्या है? पिरामिड का अर्थ होता है पारितंत्र में जीवों को एक सरल रेखीय क्रम में व्यवस्थित करके लिखना ही पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। किसी भी पारितंत्र में जीवों को एक सरल रेखीय क्रम में दर्शाना और उनके ऊर्जा के प्रवाह पथ को दर्शाना पिरामिड कहलाता है। ऊर्जा का जो पिरामिड है, ऊर्जा का, वो हमेशा सीधा बनता है। जैसा कि यही अपन बात करते हैं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों बनता है? क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार बोर्ड ने पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, अथवा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही क्यों बनता है। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि एक ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अपन ये कहेंगे कि खाद्य श्रृंखला में या पारिस्थितिक तंत्र में सभी पेड़ पौधे सर्वप्रथम सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, और द्वितीय पोषी स्तर वाले जीव इन्हें अपने भोजन के रूप में खाते हैं। इस प्रकार से T1 से ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है T2 में, और तृतीय पोषी स्तर वाले जीव T2 वाले जीवों को खा लेते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है और ऊर्जा का एक सरल रेखीय क्रम बनता है, जिसे हम पिरामिड कहते हैं। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। कैसा बनता है? सीधा। अब ये खाद्य जो श्रृंखला है, इसमें ये तो अपन जान चुके हैं कि ऊर्जा का प्रवाह पथ एक सरल रेखीय क्रम में होता है, एक दिशीय होता है। लेकिन इसका उदाहरण अपन ये कहेंगे, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का उदाहरण अपन ये कहेंगे कि जो टिड्डा है, टिड्डा माने ग्रास हॉपर, टिड्डा घास खाता है। क्या खाता है? ग्रास, घास को खाता है। और टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को सांप खा लेता है, मेंढक को सांप खाता है, और सांप को मोर खा लेता है। मोर जो है वो सांप को खा लेता है, और मोर को कुत्ता खा लेता है। कुत्ता जो है मोर को खा लेता है। इसी प्रकार से कुत्ते को भी अन्य जीव खा लेते हैं, जैसे कि शेर खा लेता है। इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला स्पष्ट होती है। ऊर्जा का प्रवाह पथ भी एक दिशीय हो रहा है। घास में ऊर्जा है, ऊर्जा घास में से निकल के टिड्डे में चली जाएगी। टिड्डे को जब मेंढक खाएगा तो मेंढक के अंदर चली जाएगी। मेंढक को जब सांप खाएगा तो सांप के अंदर ऊर्जा चली जाएगी। सांप को जब मोर खाएगा तो मोर के अंदर ऊर्जा चली जाएगी। मोर को कुत्ता खाएगा तो कुत्ते के अंदर ऊर्जा चली जाएगी। कुत्ते को शेर खाएगा तो शेर के अंदर ऊर्जा चली जाएगी। शेर को सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। ओटी में पूछ लेते हैं, बोर्ड में कई बार ओटी में पूछा है, सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। तो शेर, चीता, बाघ, भेड़िया इत्यादि जो हैं वो सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में आते हैं। अब अपन ये बात करते हैं, ऐसा कि खाद्य श्रृंखला को स्पष्ट कर ही दिया है, तो क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड में कई बार, क्या होगा कि यदि पारितंत्र के किसी भी स्तर के जीवों को नष्ट कर दिया जाए या हटा दिया जाए। तो पारितंत्र में अपन ये जानते हैं कि जो घास या पेड़ पौधे हैं वे T1 स्तर बनाते हैं, ये T2 बनाते हैं, ये T3 बनाते हैं, ये T4 बनाते हैं, और ये सब T5 बनाते हैं, डॉट 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 n। तो अपन ये बात कर रहे हैं कि किसी भी पारितंत्र में अगर किसी भी स्तर के जीवों को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो अपन ये देख रहे हैं, जैसे कि अपन T4 वाले स्तर को ही हटा दें, और सपोज दैट अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे T4 स्तर हटा दिया गया है कुछ देर के लिए, तो क्या होगा। तो देखिए, सांप जो थे वो मेंढक को खाते थे। अब जब सांप नहीं रहेंगे तो मेंढक की संख्या अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, संख्या अधिक हो जाएगी। और मोर जो थे वो सांपों को खाते थे, जब सांप नहीं रहेंगे तो मोर की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं
कि किसी भी पारितंत्र में या खाद्य श्रृंखला में किसी भी पोषी स्तर को, किसी एक पोषी स्तर के जीवों को अगर हटा दिया जाए तो एक स्तर में तो वृद्धि होगी, एक स्तर के जीवों में वृद्धि होगी और दूसरे स्तर के जीवों में भारी गिरावट आएगी। गिरावट, जब सांप नहीं रहेंगे तो मोर बिल्कुल मर जाएंगे, क्योंकि मोर खाते हैं सांप को, और जब सांप नहीं रहेंगे तो मेंढक बहुत अधिक हो जाएंगे, हर जगह मेंढक ही मेंढक टर्राएंगे, क्योंकि मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। इस प्रकार से एक पोषी स्तर में तो भारी वृद्धि होगी, अत्यधिक वृद्धि होगी, और दूसरे पोषी स्तर में भारी गिरावट आएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि पोषी स्तर में से किसी भी खाद्य श्रृंखला में से या पारतंत्र में से किसी भी एक पोषी स्तर को हटा दिया जाए तो एक पोषी स्तर में के जीवों में वृद्धि होगी और दूसरे पोषी स्तर के जीवों में भारी गिरावट आएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर होने के बाद अपन चलते हैं खाद्य जाल पे। व्हाट इज फूड वेब? खाद्य जाल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है। खाद्य श्रृंखला तो अपन समझ चुके हैं, अब समझ रहे हैं खाद्य जाल क्या है। खाद्य जाल में अपन ये कहेंगे खाद्य श्रृंखलाएं जो आपस में मिलकर जाल बनाती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं, अभी हमने उदाहरण देकर समझाया था, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेती हैं, जिस जाल को ही हम खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल को इंग्लिश में फूड वेब कहते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं, उदाहरण देंगे खाद्य जाल का, तो अपन ये कहेंगे जो चूहा है वो रेशम खाता है। रेशम माने कपड़े। चूहे को बिल्ली खाती है। चूहे को कौन खाता है? बिल्ली। और बिल्ली को खाता है कुत्ता। बिल्ली को कुत्ता खा लेता है, और कुत्ता जो है वो चूहे को भी खा लेता है, और कुत्ते को खाता है शेर। और शेर जो है वो बिल्ली को भी खा लेता है। शेर जो है वो चूहे को भी खा लेता है। अब ये बात करते हैं, शेर को अन्य जीव खा लेते हैं, जैसे बाघ है, मनुष्य भी खा लेता है। चाइना के लोग शेर को भी नहीं छोड़ रहे। तो मानव जो है वो शेर को भी खा लेता है, और मानव कुत्ते को भी खा लेता है। जिसने शेर नहीं छोड़ा वो कुत्ते को क्या छोड़ेगा। मानव बिल्ली को भी खा लेता है, मानव चूहे को भी खा लेता है। इस प्रकार से एक जाल सा बनता है। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेती हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं, और खाद्य जाल को इंग्लिश में फूड वेब कहते हैं। उदाहरण अपन ने समझ लिया। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह पथ था वो एक सरल रेखा क्रम में था, इसलिए अपन एक दिशीय बोल रहे थे। एक दिशीय माने खाद्य श्रृंखला जो थी उसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ एक दिशीय है। और इस खाद्य जाल में देखेंगे तो अपन को यही समझ में नहीं आ रहा कि ऊर्जा आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है। जाल सा एक बन गया है, तो अपन ये कहेंगे कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह पथ बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय माने अनेक दिशाओं में होता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में यदि डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछ लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो अपन ये कहेंगे कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जो अंतर है वो निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह पथ एक सरल रेखीय क्रम में होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह पथ बहुदिशीय होता है, अनेक दिशाओं में होता है। खाद्य श्रृंखला में कोई भी जीव केवल अपने ही स्तर से पोषण प्राप्त करता है, और खाद्य जाल में कोई भी जीव विभिन्न स्तरों से अपना पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार से अगला डिफरेंस अपन ये भी कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वो ऊर्जा के प्रवाह को एक सरल रेखा क्रम में दिखाती हैं, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह पथ का कोई क्रम नहीं होता है, इसमें कई क्रमों में ऊर्जा रहती है। अगला क्वेश्चन अपन ये कहेंगे, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम क्या है। तो देखिए,
ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। 10% नियम, ये नियम लिंडमान ने दिया था, इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर लिंडमान का नियम कहते हैं, या फिर लिंडमान का 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी जीव हो, जैसे कि अपन बात करते हैं पेड़ पौधे ही हैं, सर्वप्रथम सूर्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, T1 पोषी स्तर बनाते हैं, और ये सूर्य प्रकाश से लगभग जितनी भी ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था 1%, तो जितनी भी ऊर्जा अवशोषित करते हैं उसमें से 90% तो ये अपनी शारीरिक क्रियाओं में खर्च कर लेते हैं, ऊर्जा को शारीरिक क्रियाओं में व्यय कर लेते हैं। बाकी जो शेष 10% बची है वो उनमें चली जाती है जो इनको खाते हैं। T2 पोषी स्तर वाले जीव T1 को खाते हैं, तो इनके अंदर जो 10% ऊर्जा बची है वो इनके अंदर चली जाती है। और ठीक इसी प्रकार से जो 10% ऊर्जा T2 के अंदर आई है उसमें से 90% ये अपनी शारीरिक क्रियाओं में खर्च करते हैं, और शेष बची हुई 10% उनको चली जाती है जो इनको खाते हैं। T3 जो पोषी स्तर वाले जीव हैं वो T2 को खाते हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा का 10% का नियम सार्वभौमिक नियम है। यह प्रकृति का मूलभूत नियम है जिसका कभी उल्लंघन नहीं हो सकता, जिसकी कभी आलोचना नहीं हो सकती, और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा 10% के रूप में ही होता रहता है। T1 ने ऊर्जा अवशोषित की, जितनी भी ऊर्जा अवशोषित करनी उसमें से 90% अपने शारीरिक क्रियाओं में खर्च की, 10% उनको दे दी जिन्होंने इसको खाया। T2 वाले जीवों ने T1 को खाया तो 10% ऊर्जा इनके अंदर चली गई। अब T2 के अंदर जो 10% ऊर्जा इनकी आई है उसमें से 90% ऊर्जा ये शारीरिक क्रियाओं में खर्च करेंगे। शारीरिक क्रियाओं में खर्च करने के बाद जो शेष 10% ऊर्जा बचती है वो चली जाती है उनके अंदर जो इन्हें खाते। T3 वाले जीव T2 को खाते हैं तो T3 के अंदर 10% ऊर्जा इनकी चली जाती है। इस प्रकार से ऊर्जा का क्रम लगभग चलता रहता है, और ये लिंडमान का नियम 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम कहलाता है, और ऊर्जा का प्रवाह 10% के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता रहता है। क्योंकि ऊर्जा की परिभाषा अगर दी जाए तो ऊर्जा की परिभाषा ये है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एन एनर्जी। कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसे एनर्जी बोलते हैं, इसलिए ई से दर्शाते हैं। एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। अपने ये बात करते हैं ऊर्जा, जो ऊष्मागति के नियम हैं उसमें से ये नियम आता है कि ऊर्जा न तो कभी नष्ट हो सकती है ना ही कभी उत्पन्न हो सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो जैसा कि ये नियम है, ये नियम गलत तो हो नहीं सकता। कोई भी नियम है वो गलत नहीं होता है, सिद्धांत गलत होता है, नियम कभी गलत नहीं होता। नियम का कभी उल्लंघन नहीं होता। नियम प्राकृतिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, जिनका कभी भी आलोचना नहीं हो सकती, जिनका कभी भी उल्लंघन नहीं हो सकता। इस प्रकार से अपन ये कहेंगे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी प्रोड्यूस, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदला जा सकता है। और एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं? जैसे कि अभी बताया था, T1 से ऊर्जा T2 में चली जाती है, T2 से T3 में। भोजन में ऊर्जा होती है, भोजन को खाओगे तो जीवों के अंदर ऊर्जा आ जाती है, और जीव जब काम करता है तो कार्य में ऊर्जा चली जाती है। जैसे कि मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, ऊर्जा हमारी टीचिंग में व्यय हो रही है, ये व्यय नहीं हो रही है। ऊर्जा कभी व्यय नहीं होती, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ऊर्जा स्टूडेंट के अंदर चली जाती है, और स्टूडेंट जब पेपर में लिखता है तो वो ऊर्जा पेपर में चली जाती है। इस प्रकार से एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो अगला अपन ये कहेंगे
जैव विविधता क्या है? जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ है जीवों में अंतर। जीवों में अंतर। पृथ्वी पे अनेक जीवधारी पाए जाते हैं जिनमें कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। इसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो अपन ये परिभाषा पुनः स्पष्ट करते हैं जैव विविधता की। पृथ्वी पर अनेक जीवधारी पाए जाते हैं जिनमें कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है, जिसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि अपन ये कहेंगे, गाय तथा भैंस जो है, गाय तथा भैंस जो देखने पे एक जैसे दिखाई देते हैं। इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी एक लंबी पूंछ है, इसके भी एक लंबी पूंछ है। ये भी घास भूसा खाती है, ये भी घास भूसा खाती है, ये भी दूध देती है, ये भी दूध देती है। लेकिन प्रजनन की दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रजनन अर्थात जीवों में संतान उत्पन्न करने का लक्षण, तो अगर प्रजनन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन दोनों में भिन्नता देखने को मिलती है, और ये भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। भिन्नता ये है कि गाय अपने समान बच्चों को जन्म देती है और भैंस अपने समान बच्चों को जन्म देती है। यही अंतर जीवों में जैव विविधता कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले अंतर को जैव विविधता कहते हैं। इसका प्रमुख महत्व ये है, इसके महत्व भी होते हैं, इसकी विशेषताएं या महत्व कहें तो जैव विविधता के कारण जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैव विविधता के कारण जीवों में पुराने लक्षणों का त्याग होता है। जैव विविधता जीवों में अनुकूलन पैदा करती है। जैव विविधता के कारण जीवों में कुल मिला के ये कहें कि वंशागति का आधार है। वंशागति का अर्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसा कि अपन अब चर्चा कर ही ली है, तो अपन ये जानते हैं क्या होते हैं ऐसे लक्षण जो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो अपन ये बात करते हैं कि विविधता है वो 2 प्रकार की होती है। There are 2 types of diversity. पहला होता है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता। और दूसरा होता है भौतिक या पर्यावरणीय विविधता। पर्यावरणीय विविधता। देखिए क्या होती है आनुवांशिक विविधता और क्या होती है पर्यावरणीय विविधता। तो आनुवांशिक विविधता के बारे में अपन ये कहेंगे कि जीवों में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं निषेचन के समय, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और वे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो आनुवांशिक विविधता जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। आनुवांशिक विविधता के बारे में अपन ये कहेंगे कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली विविधता आनुवांशिक विविधता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है। उदाहरण के लिए अपन ये कहेंगे कि बालों का रंग, बाल जो हैं, नाखून है ना, कुल मिला के आवाज है, चेहरे की रौनक है, आंखें हैं, है ना, आईलेट है, भौहें हैं। तो कुल मिला के जीवों में ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या उनके संतानों में जाते हैं। ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जबकि इस प्रकार की विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है।
अब ये तो अपन जान चुके हैं कि आनुवंशिक विविधता क्या है। अब अपन पर्यावरणीय विविधता या भौतिक विविधता के बारे में जानते हैं। तो ऐसे लक्षण भी होते हैं जीवों में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम पर्यावरणीय लक्षण कहते हैं और इस प्रकार की विविधता पर्यावरणीय विविधता कहलाती है। दरअसल क्या होता है, ये भौतिक कारकों के द्वारा सामाजिक दृष्टि को देखने के अंतर्गत उत्पन्न हो जाते हैं जीवों में। जैसे किसी का बाप पहलवानी करता हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी पहलवान ही पैदा होगा। पहलवानी करने वाले लोगों की मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, बजाय उनके जो घर पे बैठे रहते हैं उनकी मांसपेशियों की अपेक्षा पहलवानी करने वाले लोगों की मांसपेशियां अधिक शक्तिशाली होती हैं। उसी प्रकार से अपन ये कहेंगे कि चिड़ियाघर में जो जानवर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया जो रहते हैं चिड़ियाघर में, उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनके जो जबड़े हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं बजाय उनके जो जंगलों में रहते हैं और शिकार करते हैं। तो ये ऐसी विविधता है, ये जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है। ये विविधताएं जीवों में किसी भौतिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं और जीव की मृत्यु होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। माने ये पर्यावरणीय विविधताएं पर्यावरणीय कारकों के द्वारा भौतिक परिवर्तन के कारण या फिर समाज के कारण उत्पन्न होती हैं और जैसे ही जीव की मृत्यु होती है वैसे ही इन विविधताओं का अंत भी हो जाता है। किंतु आनुवांशिक विविधताएं वे होती हैं जो जीवों में उनके जनकों से उनकी संतानों में उत्पन्न होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये अपन विविधताओं के बारे में जानने के बाद अपन ये कहेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्या है। तो अपन ये जान लेते हैं कि संरक्षण किसे कहते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव करना। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। जब यह बचाव पेड़ पौधों का किया जाता है और पर्यावरणीय संपत्ति का किया जाता है तब इसे पर्यावरणीय संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरणीय संरक्षण। जब यह बचाव जैव विविधता का किया जाता है तब इसे जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। जैव विविधता का संरक्षण। तो अपन ये कहेंगे संरक्षण से तात्पर्य है बचाव करना और जब यह बचाव पर्यावरणीय संपत्ति का किया जाता है तब इसे हम पर्यावरणीय संरक्षण कहते हैं और जब यह बचाव जैव विविधता का किया जाता है तब इसे जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। ये बचाव भी अत्यंत आवश्यक होता है जीवों के, वन्य जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बचाव तो वैसे सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी जीव इस प्रकृति पे, इस पृथ्वी पे या प्रकृति में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो किसी काम का ना हो, बेकाम हो। बंद घड़ी भी जो होती है वो दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। इस प्रकार से अपन ये कहेंगे कि कोई भी जीव पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं है, कोई भी प्राणी व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ माने फालतू, फोकट का, कोई भी व्यर्थ नहीं है। पृथ्वी पर एक विशेष प्रयोजन के लिए आपको भेजा गया है। वो तो आपका उद्देश्य जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुल मिला के आपका भी कोई ना कोई मतलब है। तो अपन ये बात कर रहे हैं कि वन्य जीव जो हैं, वन के प्राणी जो हैं, वन्य जीव जंतु जो हैं, उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। संरक्षण तो अपन जान चुके हैं, बचाव करना। वन्य जीव माने जो जंगल के जीव हैं, शेर, चीता, बाघ, भेड़िया जो जंगल में वास करते हैं, इनका वास स्थान जो है वो जंगलों में है। उन प्राणियों के लिए मनुष्य से बहुत खतरा है। उन प्राणियों को मनुष्य से अत्यंत खतरा है, क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि ये
थोड़े से प्रलोभन के लिए किसी भी जीव की हत्या कर देता है, कई पेड़ पौधों को काट देता है। पेड़ पौधे तो संकट में हैं ही, अब वन के प्राणी जो हैं वो भी संकट में आने लगे हैं। भेड़ें इतनी परेशान हैं कि मनुष्य इनसे ऊन निकाल लेता है, ऊन निकाल लेता है और उनसे कपड़े बनाता है। कई जीव ऐसे हैं जंगल में जिनकी त्वचा को उखाड़कर विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, किसी भी जीव को भोजन के रूप में खा लेता है, किसी भी जीव का शिकार कर लेता है। तो जंगलों में जंगली प्राणी जो हैं, वन्य जीव जो हैं, उनकी संख्या में कमी आई चूंकि वो भी जीवित प्राणी हैं, उनके अंदर सोच नहीं है, लेकिन वो भी जीना चाहते हैं। इस प्रकार से इनका संरक्षण भी आवश्यक है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान खोले गए। राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि टॉपिक में आता है, क्या होते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो जंगल के जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपयोग में लाए गए क्षेत्र होते हैं, उपयोग में लाए गए आवास होते हैं, जिनमें वन्य जीवों को सुरक्षित करके रखा जाता है और सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उनमें से सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ओटी में पूछ लेते हैं। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला अपन ये कहेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और ये एमपी में स्थित है, ये अपना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला अपन ये कहेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान ऐसा कि नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये अपना गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है। काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये अपना जो है असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में। अगला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है। रणथंभौर कुल मिला के कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये अपना जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, मनुष्य से उनके शिकार होने से बचाने हेतु, माने मनुष्य जो है वन्य जीवों का शिकार करता है तो मनुष्य से उनकी सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपयोग में लाए गए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसमें वन्य जीवों को रखा जाता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई जाती है। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हमने बताए हैं और उनकी जगह भी बताई है कि कहाँ पर वो स्थित हैं। और जैसा कि अभी बताया था कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है और उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। यार विजय पचौरी सर अमेजिंग है। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।